सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉलेट एक्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज के इस सेकंड कड़ी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि रॉलेट एक्ट एक्चुअली था क्या या क्या है ये। तो रॉलेट एक्ट जो था बेसिकली एक कानून था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया था। तो इसका क्या प्रोविजन थे, क्या प्रावधान थे इसके। तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। मतलब कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश सरकार को किसी व्यक्ति पर, नेता पर डाउट है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ कर सकता है, तो उसको जेल में बंद कर सकती थी और बिना ट्रायल किए, बिना मुकदमा चलाए। जो कि इस पहले ही नजर में लग रहा है कि एक बहुत ही दमनकारी कानून था। किस तरह आप किसी के साथ कैसे कर सकते हैं कि आपको शक है, डाउट है कि ऐसा कर सकता है। अरे किया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कानून पारित कर दिया। पूरे भारत में इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया और कहा गया कि एक तरह से काला कानून है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे ऑपरेसिव चेहरा है, सबसे दमनकारी रूप है जो ये डिसीजन ले रही है। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। गांधी जी चूंकि बड़े लीडर थे तो चाहते थे कि कोई बात नहीं, हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस के थ्रू, कोई हिंसा नहीं करना है, अवज्ञा करना है, हम मानने से इनकार कर देंगे। और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। डिसाइड किया गया कि 6 अप्रैल से हम इसको शुरू करेंगे और देशव्यापी इसका विरोध किया जाएगा। तो इसी क्रम में विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। चूंकि विरोध होगा तो रैलियां तो होंगी ही, जुलूस निकाले जाएंगे सरकार के खिलाफ। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। सरकार ने भी तेजी से एक्शन लिया। उसको पता था कि लोग इसके खिलाफ जाएंगे और कुछ करेंगे, इससे पहले ही हम उनको जेल में बंद कर दें या उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, और उन्होंने करना भी शुरू किया। इसी क्रम में अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उनको लगा कि जैसे कि विरोध करेंगे या सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, लोगों को कुछ हड़ताल वगैरह जुलूस करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने पहले इनको हिरासत में ले लिया, जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को भी दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। लोग जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उन्होंने फायरिंग कर दी। इसके बाद बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले होने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। अमृतसर में जो पुलिस का जो हेड था वो था जनरल डायर, जिसके अंडर में वहां की पूरी पुलिस फोर्स थी या पुलिस व्यवस्था थी। चूंकि रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तो सरकार ने एक्शन लेते हुए जगह जगह धारा 144 लगा दी कि कोई भी व्यक्ति भीड़ न लगाए, बाहर इकट्ठा ना हो, और ताकि सरकार को ये लगे कि जो विरोध हो सकता है या जो हमारे खिलाफ लोग जा सकते हैं उसको हम सप्रेस कर दे, दबा दें। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे जलियांवाला बाग घटनाक्रम, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध से शुरू हुआ, लेकिन जलियांवाला इंसिडेंट जो हुआ उसमें क्या था, क्यों हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो जलियांवाला बाग की घटना जो हुई थी वो है 13 अप्रैल 1919। डेट एग्जैक्ट याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की घटना। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, और ये जो मैदान था वो चारों तरफ से बंद था। मतलब एक ही एग्जिट पॉइंट था जहां से आप बाहर जा सकते थे। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। और उसका जो हेड था, इंचार्ज था उस एरिया को, जनरल डायर था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, और जब गोली चली निहत्थे लोग पर, बहुत सारे लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। अब वो तो कुछ भी कह देगा कि बेसिकली क्या कह रहा है कि चूंकि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गए, उसके आदेश के खिलाफ गए, इसीलिए वो नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था ताकि दोबारा इस तरह से चीजें करने से डरें, उनमें दहशत का भाव पैदा हो। और करने से पहले 10 बार सोचिए। जो उसने कहा कि जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ताकि आगे उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन इस तरह से
निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाना कहीं से भी उचित नहीं था और पूरे भारत में सनसनी फैल गई इस घटनाक्रम को लेकर। तो सबसे पहले तो इस घटना को ध्यान में रखें। घटना जो हुई 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में बैसाखी के जो दिन था, तो उस दिन बहुत सारे लोग मेले में घूमने के लिए गए थे। कुछ लोग सरकार द्वारा दमनकारी कानून का विरोध प्रकटने के लिए एकत्रित हुए थे और चूंकि मैदान जो था चारों तरफ से बंद था, जनरल डायर को इस बात का पता चला कि लोग हमारे मना करने के बावजूद इकट्ठे हुए हैं। वो वहां पर पहुंचा, सैनिकों को खड़ा किया और गोली चलाने का आदेश दे दिया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब क्या था कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, चूंकि तो होना ही था क्योंकि ये तो काफी ज्यादा गलत हुआ था, और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार तो दमनकारी होगी ही, जितना गलत कर सकती थी और उसने शुरू कर दिया। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या करे, अपमानित और आतंकित करना चाहती है, मतलब अपमानित करने के लिए तो कुछ भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए बाध्य किया गया, सड़क पर घसीटा गया, बहुत सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब बड़े अफसरों को सलाम करो, दोबारा नहीं करोगे। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव में बेसिकली गुजरावाला जो पंजाब में है पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते ही देखी महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी इस तरह के आंदोलन चाहते ही नहीं थे कि यहाँ लोगों को मारा जाए, लोग दूसरों को मारे, हिंसा हो, दंगे हो। तो गांधी जी सबके बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि उनका तो पॉलिसी था अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब क्या था कि भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, मतलब गांव तक इसकी पहुंच उतनी नहीं बन पाई और शहरों तक ही सीमित रह गया और कुछ छोटे कस्बों तक। लेकिन गांधी जी इसको बहुत व्यापक आंदोलन बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा आंदोलन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की तो ही नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, और ये चीज उन्होंने करने में वो सफल रहे। तो गांधी जी ने कहा कि हम एक खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। अब यह है कि खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत का मुद्दा क्या था, इसको समझें। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। तुर्की जो देश है, तो तुर्की वो देश था जो प्रथम विश्व युद्ध में हारने वाले पक्ष में था। तो जो भी प्रथम विश्व युद्ध में जो भी देश हार गए, उनके साथ मित्र राष्ट्रों ने संधि की, जिसमें आपके फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भी शामिल था, जो कि पहले बाद में हट गया था। अमेरिका के साथ में थे और भी कई देश थे इनके साथ। तो मित्र राष्ट्र जो थे जीत गए, तो इन्होंने हारने वाले देशों से संधि की और माना कि आप युद्ध के लिए जिम्मेवार हो, आपको इसके लिए फाइन देना पड़ेगा, और काफी ज्यादा उनको अपमानित होना पड़ा। तो इससे क्या था कि चूंकि जो इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता था, जिसको खलीफा कहते थे, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त संधि थोपी अंग्रेजों ने, और खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की कि हम मिलकर और अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे, ये जो भी हो सकता है मिलकर कर लड़ेंगे उसके खिलाफ। और इसी संदर्भ में सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने मोहम्मद अली, शौकत अली जो भाई थे, इनसे बात किया, और इसके अलावा और भी नेताओं को शामिल किया और कहा कि हम जो रॉलेट के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, या जो जलियांवाला बाग की घटना हुई, या जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, इसके और विरोध प्रदर्शन के लिए हम बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू करेंगे, और उन्हें असहयोग आंदोलन शुरू करने की भी बात की, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने जो जिन विषयों पर चर्चा थी वो था रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग की घटना, और तीसरा जो पॉइंट था खिलाफत आंदोलन। तो इसको आप अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और अगर कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।